पे आर, रो ए क्या है, ये आर बाय आर, ये आर बाय आर इस तरह से है ना, ये नाम का कांस्टेंट दोनों पे कॉमन। ठीक है, तो ये डेंसिटी है स्फीयर की, इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंडिविजुअल स्फीयर अबाउट एक्सिस पासिंग टू देयर सेंटर। तो सेंटर से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका डायरेक्ट आंसर निकालना पॉसिबल है। डायरेक्ट आंसर किसका आता है, यूनिफॉर्म स्फीयर का आता है। ये स्फीयर तो यूनिफॉर्म है ही नहीं, इसका कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता, ये पूरा नया स्फीयर अलग प्रकार का। इसके लिए सिंपल एक काम करना है, क्योंकि अपने को यहाँ पे डेंसिटी दी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से यहाँ पे इसके एलिमेंट करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सेंटर से एक्स दूरी पे जाके, या आर दूरी भी बोल सकते हो आप, बट एक्स पसंद है एक्स देता हूँ। हम लोग एक हॉलो स्फीयर कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, हॉलो शेल जिसको बोलते हैं, क्योंकि हॉलो शेल से क्या बनता है, सॉलिड शेल, है कि नहीं। बहुत सारे हॉलो शेल ऐसे मिक्स करेंगे तो ही तो बनेगा आपका सॉलिड शेल। इस तरीके से ये आपका हॉलो शेल बन गया, ठीक है। शेल मतलब, शेल में देखा है हॉलो स्फीयर होता है, शेल मतलब कंपलसरी। अब इसके बारे में चर्चा अगर करें तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, ये वाली डी एक्स हो जाएगी, और इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास होगा डी एम इक्वल टू, बोलो डी एम बराबर क्या, हाँ हाँ, डी एम बराबर डेंसिटी टू वॉल्यूम ना। डेंसिटी कितनी है इस जगह की, के एक्स बाय आर, एक्स लिया अभी, डिस्टेंस को एक्स लिया ना अभी, डिस्कस कर दो क्या, के एक्स बाय आर हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बोलो बोलो। वो रिंग थोड़ी है, स्फीयर है स्फीयर, उसका सरफेस होता है 4 पाई स्क्वायर। फोर सिलेंडर, स्फीयर है स्फीयर, उसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई एक्स स्क्वायर, और थिकनेस है टी एक्स। नहीं आएगा समझ में। मान लो एक स्फीयर आहे, फुटबॉल असतो ना आपला, फुटबॉल, फुटबॉलला कापा आणि त्याचं कापड काढा बाहेर, असं त्याचा एरिया किती असेल त्या कापडाचा, 4 पाई एक्स स्क्वेअर, त्याचा चौकोन बनवा असा, त्याचा थिकनेस समजा टी एक्स आहे, वॉल्यूम किती असेल 4 पाई एक्स स्क्वेअर एरिया इंटू टी एक्स, है कि नहीं। ये आ गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ तक जिंदा हो, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, ये कितना आ रहा है देखो, 4 पाई के बाय आर, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉन्स्टेंट आ रहा है, एक्स क्यूब डी एक्स। समझ में आया क्या। ये अभी तक तो मैंने क्या निकाला है, सिर्फ ये मास ही निकाल रहा हूँ मैं अभी तक, तो मास चल रहा है भाई, तो मास निकाल लिया। अब ये कौन सा स्पीयर है, अभी कौन सा स्पीयर है, ये हॉलो स्पीयर है ना, ये ग्रे वाला। तो हॉलो स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसमें यूनिफॉर्म होने की जरूरत है नहीं एक्चुअली, क्योंकि यूनिफॉर्म होने के लिए कुछ है ही नहीं ना, अंदर तो खाली है सब। तो सब जो कुछ भी है वो इसी एरिया में है, और ये तो बहुत छोटा वेरिएशन है डीएक्स, इसलिए यहाँ लगभग यूनिफॉर्म ही होंगी चीजें। तो इसका फॉर्मूला हम लगा सकते हैं सॉलिड्स में, हॉलो स्पीयर का। हॉलो स्पीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3, यहाँ पे एम मतलब टीएम है, और एक एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, आर स्क्वायर मतलब है ना। तो टीएम लगेगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 पाई के बाय आर, और टीएम में जो सब सब कुछ है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 5 डीएक्स हो जाएगा, है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया ना टीएम, 2/3 मल्टीप्लाई हो गया, इसको कितना आएगा 8 पाई के बाय, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 2/3 टीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की ये 2 और ये 5 बन जाएगा। समझ में आ गया। ये आ गया टी आई, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाला है हमने, शेल का निकाला है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब उस पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 8 पाई के अपॉन 3 आर कॉन्स्टेंट है, तो बाहर रखो, और एक्स की पावर 5 बाय, उसका क्या आएगा, एक्स की पावर 6/6 ना, और लिमिट क्या लगेंगे 0 से आर, यहाँ पे आर की पावर 6/6 आएगा। सही है ना यार, तो कितना आ गया देखो ये, यहाँ पे आर कट गया, आर की पावर 5 बचा, है कि नहीं। क्या हो गया 8 पाई के, आर की पावर 5 बचा है, अपॉन नीचे 18 आ गया, काटा ना, ये कितना बचा 9, 4/9 बचा, 4 पाई के बाय 9 इंटू आर की पावर 5। ये अभी तक आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ए। इसी प्रोसीजर को रिपीट करो, बस फंक्शन यहाँ पे के एक्स बाय आर की जगह दूसरा फंक्शन दिया ना पी के लिए, इसको अलग दिया है सर। हाँ तो वो सब डालो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या, उसके बाद क्या कर लोगे ना, ये जेई मेन में बहुत आता था कुछ, बहुत सिंपल तरीके से तो इसको कर सकते हैं। हो गया, और कुछ पूछना है किसी को। 23 तुला पुढतच का,
इसमें डायग्राम ही नहीं दिया, स्पोक एक्सेल का डायग्राम ही नहीं दिया, 23 बोनस है, डायग्राम छपना चाहिए उसके ऊपर, वरना वो कोई सेंस नहीं करता। नेक्स्ट, 23 से आप आंसर निकाल सकते हो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो, बट मतलब करेक्टली अगर देना है क्वेश्चन को तो कंफ्यूजन नहीं करना है, तो डायग्राम देना चाहिए। बिना डायग्राम के बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए वो क्वेश्चन आउट ऑफ हो जाएगा, आउट ऑफ एग्जामिनेशन कर देगा उसको। नेक्स्ट, rod of weight W supported by two parallel knife edges A and B in horizontal position. Knives are at distance of D from each other. Center of mass of the rod actions normal reaction of D. ये कैंसल्ड क्या दिखा इसमें, कैंसल है क्वेश्चन। ये नीट का है क्या, जेई का, जेई का है 9th नंबर का। यहाँ पे क्या है देखो, एक रॉड के बारे में बात हो रही है, तो ये रॉड है आपका। आप इसका वेट डब्ल्यू है, तो सेंटर से इसका वेट लगा देते हैं, डब्ल्यू लग रहा है यहाँ पे, सही है। सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ एजेस ए एंड बी। ए एंड बी कहाँ है वो नहीं बोला ना उन्होंने। अरे आरो ठीक है, पण कुठं एकदम कडेला का मध्ये ते विचारायचं। The knives are at distance d from each other. ये नहीं बोला है कि ए और बी कहाँ है। Center of the mass of the rod is at distance x from A. तो लेट अस से कि ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, से मन से मैंने अज्यूम कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे, है ना। यहाँ पे लगेगा Na और यहाँ पे लगेगा Nb। तो डिस्टेंस भी दिया है आपको किसके बीच का, ए के बीच का और रॉड के सेंटर ऑफ मास के बीच का, मतलब ये वाला डिस्टेंस x दिया है। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन है, डे पूछा है, आप कर लोगे क्या इसको, नहीं कर पाओगे। सही, नॉर्मल रिएक्शन है, डे पूछा है ना, Na पूछा है। तो पहली बात तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी के बारे में कुछ नहीं बोला है ना, ये एक्स है, तो इसको मैं अभी के लिए जो है वाई मान देता हूँ। कौन डी है टोटल, ए बी का, अच्छा फिर तो हो गया ना, डी माइनस एक्स ना, ऐसे ही तो है ये वाला पोर्शन, है ना। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा एनएलएम का, एन ए प्लस एन बी मस्ट बैलेंस डब्ल्यू, ये पहली बात होगी। उसके बाद अपने को एन ए चाहिए कि एन बी चाहिए, एन ए चाहिए ना। तो टॉर्क किसके अबाउट लेंगे, एन बी के अबाउट लेंगे, ताकि एन बी मर जाए सारा। तो एन बी के अबाउट अगर टॉर्क लेंगे, तो डब्ल्यू का टॉर्क आएगा डब्ल्यू इंटू टी माइनस एक्स बराबर, और एन ए का कितना आएगा, एन ए इंटू टी डायरेक्ट, रहेगी नहीं, यहाँ से यहाँ तक टी है ना पूरा, इसके अबाउट ले रहा हूँ, बी पॉइंट के अबाउट ले रहा हूँ, तो हो गया मेरे ख्याल से। एन ए काटा चाहिए, सब लोग होते हैं, ये करना ही नहीं था क्या, तो भी नहीं पड़ा। नेक्स्ट, जल्दी से नेक्स्ट क्या है। ये सांगितलं होतं का, कुठे लिहिलं होतं, बोनस कर रहा है तो बोनस कर लो, सबको मार्क मिलेंगे। 4 identical spheres touching one another so that their centers are located at the corner square. यही वाला क्वेश्चन बता रहे हो तुम लोग, 14.14। हाँ तो इसको तो मतलब कितना आंसर आया तुम्हारा, 14 जो लिखा है उनको सही मिल जाएगी। क्या प्रॉब्लम क्या है, जल्दी से बोलो। दोनों सही कर देंगे, बोनस कर देंगे, झंझट खत्म, चलो नेक्स्ट बोलो। और कुछ है, फाइंड टोटल टॉर्क अबाउट पॉइंट टू, और कुछ नहीं, F4 क्लास में का, अच्छा हाँ, F4 कितना कैसे आएगा, छपा नहीं है वहाँ पे, है ना। बोनस, फोर, आगे आगे फास्ट,
हो गया ना, इतना ही है। हाँ तो पूछो, जो भी पूछ, जल्दी से पूछो। 16 नंबर वाला। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2L falls without rotation. Smooth horizontal surface. Horizontal surface. Triangle theta. Theta of the rod plus after collision. Collision is elastic. The magnitude of angular velocity of the magnitude of angular velocity and magnitude of velocity of the center of mass after collision are omega and omega v dash respectively. The angular momentum before collision of the point of the ground. देखो सिंपल सी बात है, जब रॉड ये अपना यहाँ पे गिरने वाला है, जस्ट जस्ट टकराने वाला है, उस वक्त सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्वेश्चन में कितनी दी है? V0 दी है। समझ में आया क्या? जस्ट बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन कुछ पलट जाएगी। और इसी मोमेंट पे पूछा है एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अबाउट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो पॉइंट ऑन द ग्राउंड जहां पे वो टकराने वाला है, तो ये पॉइंट की बात हो रही है, ये पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन पूछा है ना? क्या सिंपल है, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे रोटेशन हो रहा है कि सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है? सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम था। सेंटर ऑफ मास का मास m है, mv0 उसका लीनियर मोमेंटम है, उसको डिस्टेंस लगाना है बस। ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला, ये L/2 है ना? ये L बाई, अच्छा L cos थीटा, ये बड़ा, ये डिस्टेंस चाहिए ना अपने को, ये वाला 2L लेंथ है ना? तो ये हो गया तुम्हारा L cos थीटा, है ना? तो लीनियर मोमेंटम कितना है? mv0, उसको L cos थीटा लग जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो mv0 L cos थीटा, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है बिफोर कोलिजन अबाउट पॉइंट ए। क्या है आपका? बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन अबाउट पॉइंट ए। यही तो पूछा था शायद, तो करेक्शन हो जाएगा, बट पूछा यही है ना। Angular momentum before collision about the point on the ground at which rod strikes and the magnitude of mv0 L cos theta। ये तो दिया बेटा आंसर, तो तुमने लिखा है वो सॉरी, ml/3 v0/l। नहीं ये तो नहीं आएगा, कितने टाइम पास है ml/3 कहाँ से आएगा? और वो भी एल एल कट रहा है उसमें, mv0/3 बच रहा है जिससे, तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन करेक्शन है इसमें। और कुछ आगे देता, ये चलता है ग्राम में यूनिफॉर्म कैसे झगड़ा है ना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन द रॉड इज, कितना होगा डायरेक्शन? इम्पैक्ट का फोर्स कहाँ होगा? वर्टिकली अपवर्ड होगा ना? कैसे? क्योंकि वो मतलब यहाँ पे सरफेस हॉरिजॉन्टल है, तो फोर्स वर्टिकल लगेगा, इसमें अलग नहीं आएगी। एनी डायरेक्शन पॉसिबल है, तो यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड, ये भी आपका पी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो यार बहुत confuse हो गया। बहुत आ गया। ये तीसरा वाला सवाल, 15 वाला सवाल क्या है? 15 नंबर वाला, 15 वाला क्या है तुम लोगों ने? देखिए क्या पूछा है इसमें? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या रिलेशन बिटवीन v0 ओमेगा एंड v डैश, वो पूछा है ना। सो किया है सॉल्व? देखिए किया है, और किसी ने नहीं किया तो भी करते थे। अब सब लोग ध्यान से देखो, ये तो कौन सा डायग्राम है? कौन सा डायग्राम? बिफोर कोलिजन वाला ना। जस्ट आफ्टर कोलिजन में डायग्राम बनाता हूँ। जस्ट आफ्टर कोलिजन ये रॉड जो है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल लगेगा ना। अरे बोला कि नॉर्मल अगर लगेगा इस तरीके से, एमजी भी लग रहा है उसका, एमजी भी तो लगेगा। ये एमजी नहीं लगेगा, हॉरिजॉन्टल, सॉरी सॉरी, अरे बाबा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सरफेस बोला है ना, तो एमजी तो बैलेंस हो गया नॉर्मल के, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एनीवेज। यहाँ पे ये हो गया, और क्या है, और क्या है? हाँ, तो जैसे ये नॉर्मल लगेगा, इस नॉर्मल के कारण इसकी वेलोसिटी मान लो कम हो गई, थोड़ी सी वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। पहले भी नॉट थी, मान लो अब भी हो गई। अब भी नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, तो मैं नीचे मान के सॉल्व कर रहा हूँ, निगेटिव आया तो ऊपर पे दूंगा उसको। ठीक है, आप ऊपर भी ले सकते हो।
इस तरह से भी आ गया। अब इस नॉर्मल के कारण एक टॉर्क भी तो आएगा, इंस्टेंटेनियस टॉर्क आएगा ना। मतलब एंगुलर इंपल्स की जगह यहाँ पे कौन सा लगेगा, सॉरी लीनियर इंपल्स भी लगेगा और एंगुलर इंपल्स भी लगेगा, तो इसके पास तुरंत एक ओमेगा भी आ जाएगा यहाँ पे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक ओमेगा आ जाएगा, जिसको ओमेगा नॉट बोला है। ये तो सब मन से नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया है ये सब, यही है क्वेश्चन, है कि नहीं। तो एक ओमेगा भी आ जाएगा, ओमेगा को बारे में ओमेगा ही बोला है। और वी को वी डैश बोला है ना, इस वी को वी डैश बोला है क्वेश्चन के अनुसार। ये सब चीजें हैं यहाँ पे। अब अपने को निकालना क्या है, वी नॉट ओमेगा और वी डैश में कोई दो रिलेशन चाहिए अपने को, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या कर सकते हैं इसमें, कोलिजन कैसे बोलिए, इलास्टिक बोलिए, इलास्टिक क्या बोला है, इलास्टिक कोलिजन है ना। इलास्टिक कोलिजन अगर है ये, इलास्टिक कोलिजन क्या एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इसके अलावा तो कुछ था नहीं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, दो दो काइनेटिक एनर्जी आएगी, रोटेशन की भी और ट्रांसलेशन की, है ना। फाइनल स्पीड कितनी है अपनी वी डैश में, तो हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, ये कौन सी एनर्जी आ गई, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रहेगी नहीं। अब घूमने की एनर्जी निकालते, घूमने कैसे निकालेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना। अरे यार बोलो, किसके अबाउट घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, ये पॉइंट तो रुका हुआ है ना यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, ये बोलो, या इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, क्या लगता है। तो ऐसे गिरेगा तो कैसे उड़ेगा, कैसे ऐसे वापस सेंटर ऑफ मास के अबाउट उड़ेगा ना, पूरा उड़ जाएगा हवा में ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा ऐसे, रहेगी नहीं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर घूमेगा तो हाफ, सॉरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया, आई कितनी लगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एम एल स्क्वायर बाय 12, रहेगी नहीं। और एल की वैल्यू 2 एल है, इसको याद रखना, एल की वैल्यू 2 एल है, उसमें एल है क्या ऑप्शन में 15 के, ये एल को उड़ाना है, ऑप्शन में एल ठेवायचं ना। तो यहाँ पे 4 एल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 4 की जगह से यहाँ पे 3 बच जाएगा, है ना। ये था। अब जो है इसमें क्या उड़ सकता है, और हाफ एम हर जगह से निकल रहा है देखो, बराबर है। क्या बच रहा है, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी डैश का स्क्वायर प्लस पूरा का है बघा, ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 3, बराबर ना। ऐसा ऑप्शन है क्या, कैसा है, स्क्वायर नहीं है क्या उसमें, एल है क्या लेकिन। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एक और इक्वेशन लगा देते कोई तो। और कुछ बोला है क्या, और कुछ है, इलास्टिक कोलिजन लगा दिया, और कुछ करना है क्या इसमें, और कुछ बोला है क्या, नहीं ना। अच्छा एक चीज मैं कर सकता हूँ, एंगुलर मोमेंटम कंसिडर कर सकता हूँ, क्या बोल, इसके अबाउट टॉर्क जीरो है, कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, ए पॉइंट के अबाउट, ये कॉन्टैक्ट फोर्स ए पे ही लग रहा है ना, तो ये पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसिडर हो जाएगा, टॉर्क जीरो है ना, ये पॉइंट के अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना था बताइए, ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, अभी तो पहला ऑप्शन वही तो नहीं करवाना था ना, कितना था वो, ये आसपास काट लो तो ना थी, एम वी नॉट एल कॉस थीटा ना। हे काय अँगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अबाउट पॉइंट ए। आता आफ्टर कोलिजन बघू, आफ्टर कोलिजन पॉईंट एच असणार आहे, पॉईंट एच्या अबाउट जो आहे कोलिजन किती होईल ते अँगुलर मोमेंटम बघा, ह्याची डायरेक्शन काय, क्रॉस की डॉट, क्रॉस आहे बघा नीट बघा, बिफोर वाला आफ्टर वाला भी क्रॉस मध्येच ठेवायचं आहे, कारण डायरेक्शन आपण अशी घेतली, एम व्ही डॅश एल कॉस थिटा, आफ्टर कोलिजन इकडे इकडे बघा, आफ्टर कोलिजन हे पण क्रॉस मध्येच आहे, आणि ती ओमेगा कसा आहे, डॉट मध्ये बघा ओमेगा, ओमेगा बघा ना असा डॉट मध्ये आहे ना, त्याचा अँगुलर मोमेंटम किती येईल, आहे ओमेगा, प्युअर रोटेशनचं अँगुलर मोमेंटम कसं काढतो आपण, सेंटर ऑफ मास सेपरेट काढतो आणि प्युअर रोटेशन सेपरेट काढतो, सेंटर ऑफ मास काढलं बघा, आहे की नाही, आता कुणाचं प्युअर रोटेशनचं ते निगेटिव्ह मध्ये लागले बघा, ते किती येईल, आय ओमेगा ना, आय किती आहे, एम एल स्क्वेअर बाय 12 ऍक्च्युली, पण ते सोल्व करून 3 लागले नाही तर 2 टाकल्यामुळे, आणि इंटू ओमेगा नॉट, है कि नहीं। अब यहां से क्या कट रहा है, फिर से एम कट रहे सारे, एम फिर से कट रहे हैं, एल कट रहे कहा एल, अच्छा ये एल गया, ये भी एल गया, और यहाँ पर एल बन गया, यहाँ पे आया वी नॉट कॉस थीटा इक्वल टू वी डैश कॉस थीटा माइनस एल ओमेगा नॉट बाई 3, है ना। ऐसा ऑप्शन है क्या, ऐसा भी नहीं, तो सॉल्व करना पड़ेगा दूसरे को, वी नॉट कॉस थीटा वी डैश कॉस थीटा माइनस एल ओमेगा नॉट बाई, दोनों लगा दिया, दोनों में ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो क्या दिया, सोल्यूशन नहीं कर सकता, बिना सोल्यूशन के दिया क्या ये भी?
इन दोनों को सॉल्व करके ये ला सकते हैं कि इसमें से कुछ, ये देखना पड़ेगा मुझे। कॉस थीटा वाला टर्म है तो कुछ नहीं कर सकता मैं। तो सॉल्व भी कैसे ही करेंगे यार। ऑप्शन इसको अगर मैं जबरदस्ती मैच कराऊं, इलास्टिक को लिख के आ जाएगा और आउट ऑफ सिलेबस हो गया। देखो ध्यान से देखो, इसका ऑप्शन 1 मिनट में आ जाएगा, बट तुम्हें सिखाया नहीं मैंने वो। ये कौन सी कोलिजन है? इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में ई इक्वल टू 1 असते आठवते का? पदार्थ काय असते? अप्रोच अप्रोच वेलोसिटी इज इक्वल टू सेपरेशन वेलोसिटी। लेकिन तुम्हें मैंने एक चीज नहीं सिखाई, मैंने तुम्हें अभी तक जितनी कोलिजन सिखाई है, दैट वेयर बिटवीन टू बॉल्स या टू पॉइंट्स। रिजिड बॉडी का कोलिजन थोड़ा अलग होता है, जो मैं आगे सिखाने वाला था, एंड में आएगा। लेकिन वो होता क्या है पता है क्या? इस पॉइंट की स्पीड, अप्रोच स्पीड ये थी ना, कितनी थी? सबकी वी नॉट थी ना, एक साथ ही गिर रहा था। अप्रोच स्पीड कितनी है? वी नॉट। अब बात करते हैं हम लोग सेपरेशन स्पीड, है कि नहीं? सेपरेशन स्पीड भी इसी पॉइंट की लेंगे हम लोग, जिस पॉइंट पे कोलिजन होता है उसी पॉइंट की स्पीड ली जाती है। इस पॉइंट की स्पीड लेने का तरीका अलग है। इस पॉइंट की स्पीड लेने का तरीका ये है कि इसकी स्पीड कैसे निकालते हैं पता है हम लोग? ये जो वी डैश होता है ना, ये इसको फोकट में मिलता है। सेंटर ऑफ मास जो स्पीड है वो तो हर किसी के पास रहती है। कोई ऑब्जेक्ट जब चलता भी है और घूमता भी है, उसके पास दो स्पीड होती है, एक फोकट में कौन सी, ट्रांसलेशन, और एक घूमने की। तो ट्रांसलेशन की कितनी है यहाँ पे? ट्रांसलेशन कितनी हो जाएगी? वी डैश ना, है कि नहीं? तो वी डैश स्पीड जो है आपकी ट्रांसलेशन की हो जाएगी, तो यहाँ पे। बट वी डैश ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ होगी? तो इस पॉइंट को पता है कैसे लिखना पड़ेगा? इसके पास एक स्पीड नीचे है वी डैश वाली, ठीक है ना? और एक कौन सी होगी? एल ओमेगा। इसके अबाउट घूम रहा है नहीं ये, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन हो रहा है ना ऐसे, इसका तो ये पॉइंट ऐसे उड़ेगा। तो मोमेंटरी स्पीड उसकी हो जाएगी एल ओमेगा। कितनी हो जाएगी? ये एल है ना, एल ओमेगा नॉट हो जाएगी, बट डायरेक्शन उसकी टेढ़ी होगी ऐसे, एल ओमेगा नॉट। और ये डायरेक्शन निकालना एक गजब चीज है अभी। ये कितना होगा? 91 थीटा। तो ये फिर से हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ऐसे। ये उसकी स्पीड, फिर उसका कॉस कंपोनेंट भी अपने को लेना पड़ेगा। अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लेते हैं ना हम लोग कैसे लेते हैं? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो एल ओमेगा नॉट का कौन सा कंपोनेंट आएगा ऊपर? कॉस थीटा आएगा, एल ओमेगा नॉट कॉस थीटा। लेकिन फिर क्या हो जाएगा पता है क्या? अप्रोच स्पीड मतलब ऐसे हो जाएगा, एल ओमेगा नॉट कॉस थीटा। सेपरेशन निकालना है ना अपने को, माइनस ई वी डैश हो जाएगा। जस्ट इक्वेशन को फिर वन बोलना पड़ेगा equal to। ऐसा भी ऑप्शन है क्या? ऐसा भी नहीं। ये तो वही आएगा फिर से, ये अलग आएगा। एल ओमेगा नॉट कॉस थीटा। प्लस तो आ जाएगा क्योंकि वी डैश की वैल्यू हमें नहीं पता ना कितनी आएगी। मान लो वी डैश -3 आ गया, तो +3 अपने आप आ जाएगा। हमें अभी वैल्यू नहीं पता ना उसकी कहाँ आने वाली। तो वो अलग बात है, बट इसमें इस तरह का एक भी ऑप्शन नहीं है क्या? वो तो प्लस कब आएगा? जब आप वी डैश को ऊपर मानोगे। बट हमें अभी कोलिजन में क्या होगा हमें थोड़ी पता है, कितना फोर्स लगेगा, उसके मोमेंट खत्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो सब हमें नहीं पता है। ऐसा ऑप्शन डी में है ना, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। मतलब उसमें भी प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन। क्या बोल रहे थे हम लोग? कौन सा इम्पल्स? दोनों इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स या एंगुलर इम्पल्स? नॉर्मल ने दो काम किए, तो लीनियर इम्पल्स दिया। लीनियर इम्पल्स क्या करता है? देखो मोमेंटम नीचे की तरफ है, इम्पल्स ऊपर लगाए, तो आपका नीचे वाला मोमेंटम कम हो जाएगा। कम होकर हो सकता है जीरो हो जाए, हो सकता है कि उल्टा हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, वो उस डायरेक्शन में रहे। तीनों पॉसिबिलिटी ओपन है, उसके बारे में हम बोल नहीं सकते कुछ। तो ये वेलोसिटी वी डैश जो है, जब तक इसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी हम लोग कमेंट नहीं कर सकते वी डैश कितना है, छोटा है बड़ा है जो भी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये ऑप्शन आपका टी सही है, बट यहाँ पर भी बस प्लस माइनस लगना चाहिए। दोनों पॉसिबिलिटी है, सॉल्व करने से पहले पता नहीं चलेगा नीचे की ऊपर। तो ये ऑप्शन आपका टी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में मतलब तीनों करेक्शन हो गए ना, तीनों ऑप्शन में आगे पीछे है ना सब कुछ। तो तीनों ही जो है ऑप्शन में सब आगे पीछे दिया है उन्होंने।
तो क्या करें इसका? इसको किसी ने सॉल्व किया था क्या वैसे? किसी ने किया था ना? क्या फर्क पड़ता है? बोनस का तो कोई सवाल नहीं उठता, वैसे भी किसी को आया नहीं था। है? तुझे कौन था ग्रुप? ये किया था तो ये तो चुकी है। आता सांगितलं की उत्तर करेक्शन है। तो, तो तीनों ये क्वेश्चन जो है किसी ने वैसे अटेम्प्ट नहीं किए थे, तो बोनस को करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी किसी को नहीं आ रहे हैं। अब समझ में आया कैसे निकालते हैं इसको? ठीक है। तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आउट ऑफ ये हो गया आपका, क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ा था। यहाँ पे इतना सा था कि हम जो E = 1 लगाते हैं ना, किस पॉइंट के लगाते हैं? आपकी बॉडी के लिए नहीं, कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो इस ए पॉइंट पे लग रहा है ना फोर्स, उसी पॉइंट के लिए इक्वेशन लगानी होगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आगे का आ चुका है, बट इस तरह से करते हैं इसको। समझ गए? तरीका समझ गए? चलो आगे बढ़ो, और कुछ है? द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ इज काय आरच्या वर काय नाही R1 आहे ना? वेक्टर सध्या असं. If the torque acting on the particle is zero, क्वेश्चन नंबर 8 बघा, थेरी वाला आहे ना. त्याच्यामध्ये कुणाला प्रॉब्लेम आहे? किती लोकांचा आले बरोबर? बस 3-4 लोकांचे. यात स्पेसिफिक डाऊट आहे, हे काय विषय करत नाही. हे कसं येईल? याचं काय मत आहे? लिनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट. लिनियर मोमेंटम कब कॉन्स्टेंट रहता है? जब नेट फोर्स जीरो हो. क्वेश्चन में कहाँ बोला नेट फोर्स जीरो? समझ गए? नेट टॉर्क जीरो है ना, नेट फोर्स तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अरे यार क्या हो गया इसमें? समझ गए पहला वाला? दूसरा क्या है? कौन से ऑप्शन में और प्रॉब्लम बताओ जल्दी से. और कौन सा ऑप्शन परेशान कर रहा है? बी वाला. एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ रिमेन्स कांस्टेंट. ये बोल रहा है टॉर्क जीरो है तो हो गया ना. टॉर्क अगर जीरो है ओ पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, मतलब चेंज नहीं हो सकता, मतलब कांस्टेंट है. और कुछ? और कुछ नहीं ना? कौन सा वाला? Flywheel with initial angular velocity 90 radian per second. He accelerates due to the forces. The moment related to the axis is proportional to the square root of the angular. अब तुम्हें मोमेंट नहीं पता होगा. मोमेंट चार तक देखो. मोमेंट ऑफ फोर्स म्हणजे टॉर्क. और कुछ नहीं होता. मोमेंट ऑफ फोर्स म्हणजे काय असते? टॉर्क. एक्चुअली मोमेंट ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है स्ट्रेंथ. मोमेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ. तो फोर्स की हम स्ट्रेंथ निकालते हैं. कौन सी स्ट्रेंथ निकालते हैं? घुमाने की, उसी को टॉर्क बोलते हैं. फोर्सची घुमवण्याची औकात काढतोय आपण, म्हणजे टॉर्क ना. तो मोमेंट ऑफ फोर्स म्हणजे टॉर्क आता करू शकता. ठीक है. तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा. ये तो ऐसा ही है ना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रूट वी. आपने काइनेमेटिक्स में कितनी बार किया है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रूट वी, फोर्स वाले से एम ए है कि नहीं, फिर ए वाला डीवी बाई डी एक्स ले दी. तो उससे इंटीग्रेशन से आएगा वो. ठीक है. ठीक है, प्रेशर वगैरह. अच्छा केमिस्ट्री में चालू है स्टेट्स ऑफ मेटल. थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स अपने पास भी है, पता ना आपको, फिजिक्स में भी. ये तो बहुत सिंपल है, आपका तो खतरनाक है. ठीक है, और कुछ है क्या? हाँ. Thin uniform rod AB of mass 1 kg moves translationally in acceleration 2 meter per second square due to anti-parallel forces. मतलब F1 माइनस F2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन. वो तो एक इक्वेशन आ गई. डिस्टेंस बिटवीन द points at which these forces are applied is equal to 20 centimeter. Besides, it is known that F2 is equal to 5, F1 is equal to 3 या 7 आ सकता है. दोनों में से क्या सकता है? Find the length of the rod. ठीक है, लेंथ कहाँ से निकालते हैं? बट इसमें ये बोला है क्या कि वो ट्रांसलेशन कर रहा है, मतलब टॉर्क बैलेंस कर रहा है यार. टॉर्क बैलेंस करो ना. 0.5 आ रहा है. होने दो. क्यों आ रहा है 0.5 तुम्हारा? ये सब मत कराओ यार, क्या एक टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन लिखनी है यार, 1 आ रहा है बच्चों को, तो मैं क्यों करूँ इसको. नेक्स्ट क्या है? एवढं दे ना. कैसी वैल्यू?
एच नाही का? हं? अच्छा ते एल बाय काहीच नाही दिलं का ते? ठीक है, कर लो इसको। इसमें 23 नंबर फिर से आ गया वो, F4 वाला वापस से। हो गया, आगे बढ़े क्या? लास्ट क्लास क्या किया था हमने कॉन्सेप्ट वाइज? तरह का प्रॉब्लम, तरह का क्या किया था? क्या जे एस इक्वल टू, अच्छा एंगुलर इम्पल्स चल रहा था ना? एंगुलर इम्पल्स के बाद अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे सीटीआर के बारे में। थोड़ा सा क्या उसी फोकस करेंगे अभी। सीटीआर मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। उसमें सबसे सिंपल केस होता है टायर का, ना टायर का प्योर रोलिंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है घूमता हुआ रॉड, पेन है का पेन, पेन कैच करो। कैसे गया देखो, घूमते हुए गया ना। इसका सेंटर ऑफ मास कैसे गया? पैराबोला प्रोजेक्टाइल। और उसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये क्या कर रहा था? रोटेशन। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये क्या कर रहा था? पेन क्या कर रहा था? रोटेशन कर रहा था। तो हम दो हिस्सों में इसको ब्रेक करेंगे। सेंटर ऑफ मास का जर्नी कैसे होगा? प्रोजेक्टाइल, वो तो हमें आता है, काइनेमेटिक्स 2D से आ जाएगा वो तो। और उसके अबाउट क्या है? रोटेशन, वो तो कर लेंगे। दो दो हिस्सों में इसको ब्रेक करेंगे। इस तरीके से जो है, अब तरीके से हम दो हिस्सों में इसको ब्रेक करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हेडिंग डालो सब लोग, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, CTR। CTR कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। सबसे आसान केस इसमें अगर कुछ है और एक टायर। ये टायर मान लो ऐसे घूम रहा है, इसके पास एक स्पीड है V। इसके सेंटर के पास एक स्पीड है मान लो V। सेंटर V से चल रहा है इसका। मतलब अगर हम यहाँ से देखेंगे ऐसे इस रास्ते सेंटर ऑफ मास चलेगा। सेंटर ऑफ मास क्या करेगा इसका? स्ट्रेट लाइन में चलेगा टायर का। और इसके पास एक घूम रहा है ऐसे, घूमेगा तो सही, घूमेगा भी होगा ऐसे। इस तरह से टायर चलता है ना आगे ऐसे, पता है सबको टायर ऐसे चलता है। इसकी रेडियस मान लो आ रहे हैं, इसके पास एक ले देते हैं रेडियस आर वगैरह। तो हम देखेंगे कि इस तरह से घूमते हुए टायर आगे चलेगा। तो अब इसमें होती है कुछ डायनामिक सिस्टम। अब इस पर ध्यान से देखना, एक्शन का रोल वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले हम एक एक चीज देखते हैं। तो ये टायर जब ऐसे आगे चलता है तो हमें इसका सब कुछ निकालना आना चाहिए। सब कुछ मतलब होता ही क्या है? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो निकालना चाहिए। टायर का मतलब किसका? टायर के अलग अलग पॉइंट्स का। टायर में तो बहुत सारे पॉइंट्स है भाई। तो हमने कुछ पॉइंट को फोकस करना है। ये पॉइंट है अपना, यहाँ पे एक बी पॉइंट है, ये आपका सी है, ये क्या है डी। इन सब की पहले मैं वेलोसिटी निकालने की ट्राई करता हूँ। वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट्स, सब लोग ध्यान से देखना। वी किसकी वेलोसिटी? सेंटर ऑफ मास ऑफ द टायर, है ना? सेंटर ऑफ मास तो चुपचाप बी से चल रहा है। और टायर के अलग अलग पार्टिकल क्या कर रहे हैं? टायर के अलग अलग पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं और सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन, पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, टायर की नहीं। एक एक पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। तो हम लोग फोकस करेंगे ए के ऊपर, इसके ऊपर फोकस करेंगे। ए का मोशन जरा इमेजिन करो, आगे चलने के बाद क्या होगा? जरा इमेजिन करो, एक रोटेशन होने के बाद ए कहाँ होगा? एक रोटेशन होने के बाद ए यहीं पे होगा ना फिर से ऊपर। और बीच में क्या हुआ जरा सोचो, ए कहाँ गया था? वो ऐसे तो चलेगा ना नीचे, लेकिन बी से भी आगे चलेगा ना। तो शायद ऐसे होगा उसका मोशन, कावड़ा। लेकिन ऐसे होगा ना उसको, शायद ऐसे होगा। और कुछ हो सकता है क्या? ये सही है क्या? देखो ये ए कभी नीचे आया था, मतलब ये पॉइंट आना जरूरी है ना, या नहीं? ये कभी नीचे आया होगा ना बेटा, उसके बाद ऊपर में क्या होगा? ये सही है डायग्राम देखो, बता के दिखाओ, बता के दिखाओ तरफ पे कुछ। असं असं ठीक आहे, असं
असं म्हणजे ते वापस पण आला म्हणे माघारी असं एका टाइमला असं टेकला जमिनीला पुढे वापस आला म्हणून जाऊ शकते का असू शकते का असू शकते ये सब किस पे डिपेंड करता है पता है क्या वी और इसकी स्पीड में कितना डिफरेंस है अगर वी बहुत बड़ा है ना तो कभी वापस नहीं आएगा अगर वी थोड़ा छोटा है और आर ओमेगा बड़ा है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बैकवर्ड आ जाएगी ना तो हो सकता है वापस भी आ जाएगी थोड़ी दूर तक तो बेसिकली शेप ऐसा होगा फिर इसका है ना बेसिक ऐसा होगा वो भी हो सकता है दूसरा वाला भी हो सकता है दूसरा वाला मतलब ये था ना कावड़ा वाला ये भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कोई स्पीड किसकी क्या है अब तो बेसिक अपने को आइडिया लग गया मेरे को बोलना ये था कि ए पॉइंट का ट्रेजेक्टरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कैसा है कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि उसकी स्पीड ही कॉम्प्लिकेटेड है अब उसकी स्पीड लिख रहा हूँ मैं तुम लोग ध्यान से देखना ए पॉइंट की स्पीड एक तो सेंटर ऑफ मास के तो सबको फोकट में मिलती है क्योंकि सब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ी रहे तो बी उसको फोकट में मिलती है ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सीटीआर बॉडी जो कंबाइंड रोटेशन कर रही है उसके पास एक स्पीड तो कंपल्सरी रहती है कौन सी वाली सेंटर ऑफ मास उसका ट्रांसलेशन चल ही रहा है ना अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो क्या कर रही है रोटेट भी कर रही है ना इसके पास एक और होगा आर ओमेगा वो भी राइट साइड में होगा देखो ओमेगा कैसा ऐसा है ना समझ में आया बी प्लस आर ओमेगा इसके बारे में क्या ख्याल है बी के बारे में एक तो फोकट में मिलेगी कंपल्सरी कौन सी वाली बी तो सबके पास है ही है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं और इसका आर ओमेगा नीचे होगा यार इस सेंटर के अबाउट घूम रहा है ना ऐसे तो उसका आर ओमेगा नीचे होगा ना उसकी रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो गई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना तो स्पीड को रिजल्टेंट निकालेंगे इसके बारे में सी के बारे में बोलो सी के पास एक कौन सी है बी कंपल्सरी ये वाली बट राइट में हो गया अभी लेफ्ट में हो गया आर ओमेगा बी माइनस आर ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा एक तो कंपल्सरी है ही ना बी सबको लगानी है आपको ये ऊपर हो जाएगा तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा मैग्नीट्यूड समझ में आया क्या आप बात करते हैं किसी जनरल पॉइंट की जनरल पॉइंट है अपना ये वाला जनरल पॉइंट है अपना एक सीधी के बाद ये होता है ये पॉइंट ये ऐसे थीटा एंगल में है इसके बारे में क्या ख्याल है एक तो फोकट में मिलेगा कौन सा वाला बी तो है ही वही सबके पास बी तो है ही है ये बी तो होना ही था और क्या इसमें आर ओमेगा कैसे होगा टेंजेंट होगा इसमें है कि नहीं ये आर ओमेगा जो होगा ऐसे होगा और एंगल इनके बीच में कितना होगा बताओ ये एंगल तो 90 है ना बोलो ना अरे टेंजेंट और रेडियस है ना वो तो यार और ये हॉरिजॉन्टल है कैसा ये हॉरिजॉन्टल तो ये 90 माइनस थीटा होगा देखो कितना होगा 90 माइनस थीटा समझ में आया क्या इसकी रिजल्टेंट स्पीड कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट स्पीड ऑफ पी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा ठीक है ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस टू बी आर ओमेगा कॉस ऑफ साइन ऑफ थीटा साइन थीटा कैसे आएगी वेलोसिटी स्पीड ऑफ पी आएगा डायरेक्शन उसका वेक्टर निकालना पड़ेगा पैरेललोग्राम वगैरह स्पीड निकालना ओके आप ठीक है ना तो इस तरह से अपन क्या देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड कैसे निकालते हैं किसी भी पार्टिकल हर पार्टिकल को एक स्पीड कंपल्सरी कौन सी वाली सेंटर ऑफ मास वाली उसमें डायरेक्शन कोई लफड़ा नहीं है राइट में मतलब राइट में कंपल्सरी और बाकी ओमेगा का आर ओमेगा तो टेंजेंशियल आता रहेगा सर्कल ठीक है देखो एक वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल सीपीआर
टायर वाले केस में हमने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, हमने क्या बोला कि ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको हम लोग अलग ट्रीट करेंगे, एंड रोटेशन या सर्कुलर मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास को अलग ट्रीट करेंगे। दोनों का मिक्सचर लगा के हम लोग जो है आंसर निकालेंगे। सिंपल ये पढ़ना है। अब लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, ये तो था अपना स्पीड वाला, एक्सेलरेशन प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी एक्सेलरेशन? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सिंपल है, बट सर्कुलर मोशन में दो प्रकार के एक्सेलरेशन आते हैं। कौन से? सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, तो वो भी यहाँ पे होगा। अच्छा एक और चीज, ये तो हमने सारे पॉइंट कैसे लिए, एबीसीडी सारे पॉइंट कैसे थे, सरकमफेरेंस के थे ना। कोई बीच वाला पॉइंट है, मान लो डिस्क है, क्या ये डिस्क, और यहाँ पे एक पॉइंट है जेड नाम का, तो ये रेडियस लेनी पड़ेगी आपको, स्मॉल आर, उसके हिसाब से फिर आर ओमेगा निकलेगा। ठीक। अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन इन द सीटीआर बॉडी, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो ये जो है अपना लिंक है, और ये चल रहा है ऐसे आगे, सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है उसको ये बोल देता हूँ। अब जो है टायर तो कैसे घूमता है गाड़ी का, गाड़ी का टायर कांस्टेंट स्पीड से भी घूम सकता है और एक्सेलरेशन भी कर सकता है, सबको पता है। तो एक्सेलरेशन वाला केस ले रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है अपना ए। ओके। अब ए पॉइंट की बात करते हैं जो ऊपर है इसकी, जस्ट ऊपर वाला पॉइंट। तो इसके पास एक एक्सेलरेशन पॉकेट में होगा, कौन सा वाला? ये वाला, ये तो है ही। और क्या है इसके पास? अब अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, तो अपने पास यहाँ पे एक अल्फा भी होना चाहिए ऐसे। अल्फा मतलब टायर ऐसे फास्ट घूम रहा है ना अभी, तो टायर का क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो होगा, तो अल्फा भी है। तो अब ये ए पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। बट कैसा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, अल्फा है ना भाई। तो इस बार जो है उसके एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन के अलग तरीके से निकलेंगे। एक तो निकलेगा कौन सा वाला, इधर ही कौन सा होता है, आर अल्फा टेंजेंशियल, और इधर कौन सा होता है, वो होगा ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा को कैसे, मेरे पास ओमेगा, टायर की स्पीड भी तो होगी भाई। और अगर थोड़ी देर के बाद देखोगे तो ओमेगा बढ़ चुका होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फिक्स है। वो तो आर अल्फा है ना, कांस्टेंट है अगर अल्फा पे। समझ में आ रहा है क्या? ओमेगा आपका वेरी करेगा। तो बेसिकली तरीका ये है लिखने का, दो एक्सेलरेशन आ जाएंगे, तो इसका नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ए प्लस आर अल्फा उजवी कड़, बराबर। और क्या बोलते हैं, ये राइट में होगा, और नीचे की तरफ कौन सा है, ओमेगा स्क्वायर आर, इनका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। बोलो। ये एक आध पॉइंट जनरल पॉइंट की बात करते हैं, ये जनरल पॉइंट यहाँ पे है आपका, इसका जो है ये वाला एंगल थीटा है। बोलो इसके बारे में क्या बोलोगे, जल्दी से बोलो। एक तो इसको क्या मिलेगा, राइट में ये मिलेगा, वो तो है ही। और क्या है, सेंट्रीपिटल वाला ले लेते हैं। सेंट्रीपिटल वाला ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल वाला अल्फा से, ये रहा टेंजेंशियल वाला आर। कितनी हो गई इसके पास एक्सीलरेशन, कॉम्प्लिकेट है ये। समझ में आया, लिख पाओगे? देखो हो गया। अगर यूसीएम चल रहा है, क्या चल रहा है, यूसीएम, तो अल्फा नहीं होगा, तो दो एक्सेलरेशन बचे, सिंपली सेंट्रीपिटल वाला और सेंटर ऑफ मास वाला। टेंजेंशियल वाला गायब हो जाएगा। इस पे नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, नीट वाले सब लोग इसको ध्यान से लिखा। सिंपल ही है वैसे, लेकिन नीट के लिए बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछ लेंगे, एंगल दे देंगे, थोड़ा कैलकुलेशन करवा लेंगे, भाई तो वो पैरेललोग्राम लॉ लगा लो, रिजल्टेंट निकालो, बस हो गए। हो गया। हो गया क्या? अब थोड़ा सा फ्रिक्शन के बेसिक्स पे आते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन कब लगता है? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये पेन है मान लो, ये इस टेबल पर, ये बेंच पे रखा हुआ है, इसमें फ्रिक्शन लगने की कंडीशन क्या है? कॉन्टेक्ट पॉइंट मूव करना चाहिए, ये कंडीशन है। मान लो मैंने इधर लेफ्ट में फोर्स लगाया एक, और एक राइट में भी लगाया, और दोनों इम्बैलेंस है, दोनों फोर्स कैसे हैं, इम्बैलेंस, तो इसकी टेंडेंसी कहीं तो मूव करने की होगी ना। हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन इसको रोक ले, तो अभी तो रुका हुआ है लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना। कंडीशन ये नहीं है कि उसको मूव करना चाहिए, कंडीशन ये है कि मूव करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, तब फ्रिक्शन आ जाता है। अगर फ्रिक्शन ने रोक लिया तो फ्रिक्शन तो लग रहा है ना, चलने की क्या जरूरत है, वो चलने की कोशिश करेगा। तो दो केस बनते हैं, या तो फ्रिक्शन रोकेगा या रोकने की कोशिश करेगा। चाहे रोके चाहे रोकने की कोशिश करे, फ्रिक्शन तो लगा ना।
तो कंडीशन क्या है फ्रिक्शन लगने की? टेंडेंसी होनी चाहिए रिलेटिव मोशन करने की विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, तो फ्रिक्शन आ जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है, यहाँ पे लास्ट डायग्राम में हमने देखा था कि ये बॉटम वाला जो पॉइंट है सी, सब लोग इसमें फोकस करना, सी पॉइंट में फोकस करना। अगर आपका v ग्रेटर देन आर ओमेगा है तो सी पॉइंट की नेट स्पीड भी कर, सी पॉइंट की नेट स्पीड कहाँ जाएगी? राइट साइड में ना, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? लेफ्ट में। अरे फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा ना फिर तो। और अगर v लेस देन आर ओमेगा हो गया तो नेट स्पीड कहाँ होगी? दावी कटा, तो फ्रिक्शन लगेगा राइट में, है कि नहीं? लेकिन अगर v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया तो नेट स्पीड जीरो, सी पॉइंट नेट स्पीड जीरो आ सकती है ना भाई। मान लो वेलोसिटी की वैल्यू वन है, आर पर वन है, ओमेगा पर वन है, आर ओमेगा पी वन, ई बी वन, ई बी वन सब वन जीरो, सी पॉइंट की नेट स्पीड जीरो हो गई ना। अरे ऐसा हो सकता है भाई, क्या दिक्कत है? और फ्रिक्शन तो यही चाहता है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन बैठा है वो क्या चाहेगा? क्या चाहेगा वो? कि वो वाला पॉइंट, क्योंकि फ्रिक्शन को पूरी बॉडी से मतलब है कि कांटेक्ट पॉइंट से मतलब है? कांटेक्ट पॉइंट, बाकी बॉडी क्या करना है, कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पे रहे, ऐसा कौन चाहता है? फ्रिक्शन। अगर रेस्ट पे नहीं है कांटेक्ट पॉइंट तो फ्रिक्शन क्या कोशिश करेगा? रेस्ट पे लाने की। तो हमने पहले केस में क्या बोलेगा, वी ग्रेटर देन आर ओमेगा है ना, म्हणजे नेट स्पीड पुढे आहे ना, पण फ्रिक्शन कुठं लागतंय? का लागतंय? याचा पर्पज काय फ्रिक्शनचा? त्याला ह्या पॉइंटला काय करायचे? थांबवायचे। तो इवेंचुअली आगे चल के फ्रिक्शन इस तरह से लगेगा जुगाड़ करके कि अल्टीमेटली ये ला के रहेगा v इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि ये लाने से फ्रिक्शन का काम खत्म हो जाएगा। फ्रिक्शन का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को बंद कराना। मतलब वो टायर चलता रहेगा, टायर क्या होगा? चलता रहेगा, बट बॉटम वाला पॉइंट रेस्ट पे रहेगा। बॉटम वाला पॉइंट किस पे रहेगा? रेस्ट पे, मोमेंटरीली, मोमेंटरीली। जैसे ही बॉडी थोड़ी सी आगे हो जाएगी ना, ये सी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और सी डैश जो पहले यहाँ था ये इधर आ जाएगा, और सी डैश से उधर आएगा वापस, तो वो भी रेस्ट पे आ जाएगा। तो जो जिसका भी नंबर बॉटम पे लगेगा वो टेम्पररी क्या महसूस करेगा? रेस्ट महसूस करेगा। टेम्पररी क्या महसूस करेगा? इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। क्या बोलते हैं इसको? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। स्लिपिंग म्हणजे घासने ना, तो स्लिप नहीं हो रहा है, वो रेस्ट पे है, इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग या रोलिंग रोलिंग। और सारी गाड़ियां ऐसे चलती है, जितनी भी गाड़ियां हैं ऐसे ही चलती है। फ्रिक्शन की इच्छा फ्रिक्शन कंप्लीट करके छोड़ता है। जितनी भी गाड़ियां चलती है आप देखना, उनका बॉटम पॉइंट टेम्पररी रेस्ट पे आता है, टेम्पररी फ्रिक्शन लाता है उसको रेस्ट पे। अगर फ्रिक्शन कम पड़ रहा है तो गाड़ी स्लिप होती है। तो गाड़ी क्या होती है? स्लिप। आपने देखा होगा ऑयल गिरता है रास्ते के ऊपर तो गाड़ी स्लिप हो जाती है, ऐसे टायर टायर ऐसे घूमता है बट गाड़ी आगे नहीं जाती, घस जाती है ऐसे, वो क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। फ्रिक्शन क्या करना चाह रहा था? बॉटम वाले पॉइंट को रेस्ट कराना चाह रहा था। उस वक्त जो टायर चलता है एकदम स्मूथ, उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। क्या बोलते हैं उसको? तो प्योर रोलिंग का मतलब होता है फ्रिक्शन की इच्छा पूरी हो गई, बॉटम वाला पॉइंट रेस्ट पे आ गया, और उसका मतलब है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर, v का है, v का है सेंटर ऑफ मास ची उजवीकडे स्पीड आहे ना, आर ओमेगा काय? लिनियर स्पीड ऑफ सर्क्युलर मोशन लेफ्टला, दोन्ही इक्वल असल्यास बॉटम वाला पॉइंट काय येईल? रेस्टला, त्याला काय म्हणते? प्युअर रोलिंग। दिस इज कंडीशन ऑफ प्युअर रोलिंग, दिस इज कंडीशन ऑफ प्युअर रोलिंग। कॉन्सेप्ट क्या था इसमें कि बॉटम वाला पॉइंट रेस्ट पे रहना चाहिए। हमेशा रेस्ट पे रहना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे, इसलिए अगर ग्राउंड ही चलने लग जाए तो बॉटम वाले पॉइंट को उतनी ही स्पीड से घूमना पड़ेगा जितने से ग्राउंड घूम रहा है, उसको भी प्योर रोलिंग बोले। मतलब बेसिकली दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। इस पर ग्राउंड रेस्ट पे है तो पॉइंट भी रेस्ट पे है। अब दुसरा केस, टायर आपले हे असते का, ट्रॅक्टर, चलत्या ट्रॅक्टर मध्ये टायर फिरविला असं, चलत्या ट्रॅक्टर मध्ये टायर फिरवलं, मग ट्रॅक्टरचा जी सरफेस आहे ती पण पळायला लागला ना, त्याची स्पीड 10 आहे समजा, मग टायरच्या बॉटमची बी किती पाहिजे? 10, झिरो नाही पाहिजे, त्याला पण प्युअर रोलिंग, त्याला पण काय म्हणते? ये सब कौन करेगा? हमें नहीं करना, ये को अपने आप कौन करेगा? फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप करेगा वो। फ्रिक्शन लगता ही ऐसे है कि बॉटम वाला पॉइंट जो है रिलेटिव मोशन बंद कर दे। ग्राउंड रेस्ट पे है तो वो भी रेस्ट पे, ट्रैक्टर भाग रहा है तो वो भी भागेगा ग्राउंड वाला पॉइंट, तो फ्रिक्शन अपने आप वो सब कर लेगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। तो नीचे लिखो नोट करके, मीनिंग ऑफ प्योर रोलिंग, और ये सब लिख लो। मीनिंग ऑफ प्योर रोलिंग इज दैट कि कांटेक्ट वाला पॉइंट होना चाहिए रेस्ट पे अगर ग्राउंड रेस्ट पे है तो, और कांटेक्ट वाले पॉइंट की स्पीड सेम होनी चाहिए अगर ग्राउंड भाग रहा है तो। बेसिकली रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट ये। देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, दैट इज मीनिंग ऑफ प्योर रोलिंग। There should not be any relative motion between contact points.
हो गया। हो गया क्या? अब ये हो गया उसका, और मैथमेटिकली मतलब क्या है उसका? बी इक्वल टू आर ओमेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक और आएगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। इट इज तो कॉन्स्टेंट है ना, डिफरेंशिएट मारो, वी का डिफरेंस नहीं आ जाएगा, ओमेगा का अल्फा आ जाएगा। ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है, बट ये फॉर्मूले कब वैलिड है? जब आपका ग्राउंड क्या हो, रेस्ट पे हो। ग्राउंड रेस्ट पे होगा तभी तो वी और आर ओमेगा इक्वल होंगे और कटेंगे। ग्राउंड ही चलने लग जाएगा तो इक्वल नहीं होंगे, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो ग्राउंड के बराबर होगा, वो अलग बात है। ये फॉर्मूले सही है, बट कब? जब ग्राउंड रेस्ट पे हो और प्योर रोलिंग चल रही हो। हमेशा ग्राउंड थोड़ी रेस्ट पे रहेगा। दिस बेसिक कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे, इस तरीके से जो है प्योर रोलिंग को हम लोग देख सकते हैं। या जैसे दिखाई, यहाँ पे एक अच्छा एक्सपेरिमेंट इसने किया था। आपने देखा टायर की फोटो आई थी ना, उसमें बॉटम वाला पॉइंट ब्लर नहीं था। उसकी स्पीड क्या थी? 0। उस मोमेंट पे जब फोटो खींची गई थी, उस वक्त बॉटम वाला पॉइंट क्या था? रेस्ट पे, बाकी सारे ब्लर आए थे देखो। तो ऐसा हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है प्योर रोलिंग का मतलब। ठीक है, समझ गए सब लोग? बस वो फोटो का एग्जाम्पल मुझे दिख रहा था और कुछ नहीं, आप कर पे देख सकते हो। आपके पास अगर ऐसा कैमरा है जो ब्लर करता है, तो आप टायर ऐसे घुमाओ रास्ते पे और उसको फोटो खींच लो, तो आपको दिखेगा सारे पॉइंट बाकी ब्लर आएंगे। बॉटम वाला किस पे आएगा? रेस्ट पे। बट फ्रिक्शन होना चाहिए जमीन पे, मतलब प्योर रोलिंग की कंडीशन होनी चाहिए। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो प्योर रोलिंग ट्राई करेगा फ्रिक्शन, बट अचीव नहीं कर पाएगा, तो बॉटम वाला पॉइंट भी हिलेगा फिर तो। ऐसा होता है। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखा है आपने? बॉटम वाला पॉइंट हिल रहा है और फिर भी आगे पीछे हो रहा है। इसको देखो ध्यान से। इसको ऐसे आगे खींचते हैं ना बच्चे, बॉल को ऐसे आगे फेंकते हैं, देखो आप लोग, तो बॉल आगे ऐसे घूम रहा है बट पीछे आता है वापस। ऐसे कुछ तो होता है ना वो। तो उसमें प्योर रोलिंग होती नहीं है, फ्रिक्शन ट्राई करता है प्योर रोलिंग करने का। तो बॉल का घूमना फ्रिक्शन क्या करता है? बंद करवाता है। यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ। ये एग्जाम्पल तो आपने बहुत बार देखा होगा बचपन में। अपने पास मान लो एक टायर ही, मान लो टायर है ऐसे। टायर को हमने स्पीड आगे दी है, स्पीड कहाँ दी है? आगे। तो इसके हिसाब से ओमेगा ऐसे होना चाहिए था ना, ऐसे, बट हम उल्टा ओमेगा दे रहे हैं। टायर रास्ता भाग फिर वो जाता पूरी फेंका, तो क्या होगा देखो। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट की स्पीड कैसे होगी सब लोग देखो। एक तो वी हो जाएगी और आर ओमेगा प्लस हो जाएगा इसमें, है कि नहीं? तो पक्का ये पॉइंट आगे जाएगा, मतलब फ्रिक्शन क्या करेगा? पीछे लगेगा। तो फ्रिक्शन का पहला काम क्या होगा? इसको कम करेगा वो। फ्रिक्शन लगा तो वी भी कम होगा ना बेटा, वी विल डिक्रीज। अरे यार देखो, वी क्या करेगा? डिक्रीज। और फ्रिक्शन का टॉर्क कैसे लग रहा है देखो ना, टॉर्क इसके विरुद्ध लग रहा है ना ओमेगा के, तो ओमेगा भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। फ्रिक्शन का टॉर्क देखो ना, उल्टा लग रहा है ओमेगा के। तो फ्रिक्शन दोनों को डिक्रीज करेगा। और फिर क्या होगा धीरे धीरे? पहले क्या होगा? सबसे पहले व्हाट विल बी अचीव? आर ओमेगा आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब उसका क्या बंद हो जाएगा? तो घूमना बंद हो जाएगा, है कि नहीं? और उस वक्त डायग्राम ऐसी बनेगी, घूमना जब बंद होगा उस वक्त डायग्राम ऐसी बनेगी, उस वक्त डायग्राम ऐसी बनेगी कि सिर्फ बी बचेगा इसके पास। क्या बचेगा? बी, इस बॉटम वाले पॉइंट के पास। यार बोलो ना। और वो बी डैश बन चुका होगा, पहला बी अलग था ना, बी डैश बन चुका है, बट ओमेगा खत्म हो गया। तो बॉटम वाले पॉइंट के पास सिर्फ बी डैश बचा। अभी फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे लग रहा है ना। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा इसके बाद? ये नई ओमेगा तैयार करेगा ऐसी वजह। अभी देखो ना, ये फ्रिक्शन ऐसे है, टॉर्क कैसे लगाएगा? उस ओमेगा को पहले उड़ाया उसने, अब ऐसी तैयार करेगा नहीं। इस क्यों तैयार कर रहा है? फ्रिक्शन क्या चाहता है? सब लोग सोचो, फ्रिक्शन क्या चाहता है? ये वी डैश जब कुछ वी डबल डैश बनेगा, उस वक्त ये नए ओमेगा की वजह से पीछे की तरफ ये पॉइंट का आर ओमेगा आना चाहिए और दोनों कटने चाहिए, ये चाहता है फ्रिक्शन। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा फ्रिक्शन लगता रहेगा। समझ में आएगा सबको? तो बॉल तो आगे ही जाता रहेगा, पीछे नहीं आएगा देखो, रहेगी नहीं। पीछे कब आ सकता है? अगर फ्रिक्शन ने पहले ओमेगा की जगह पहले वी को उड़ा दिया, तो वी 0 हो जाएगा ना।
मतलब बॉल एक जगह पे ऐसे एक जगह पे रुका रहेगा, घूमता रहेगा ऐसे, और फिर वापस भी आएगा पीछे। कुछ भी हो सकता है, आपने दोनों क्रिकेट देखा होगा आपने बॉल को। कभी कभी ऐसा होता है बॉल हम फेंकते हैं, एक जगह रुकता है फिर वापस आ जाता है ऐसे। कभी कभी एक जगह रुकता है, थोड़ा सा हिलता है, फिर आगे चला जाता है ऐसे, उल्टा घूमते घूमते। दोनों पॉसिबल है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि फ्रिक्शन पहले किसको उड़ाता है, वी को कि आर को, फिर ओमेगा को। उसकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन का काम समझ में आया रोलिंग में। फ्रिक्शन का काम क्या है रोलिंग में? कुछ भी करके बॉटम वाले पॉइंट को रेस्ट पे लाना। क्योंकि फ्रिक्शन का संबंध सिर्फ बॉटम पॉइंट से है, ऊपर वाले बाढ़ में जाए बोलता है वो। मेरा संबंध भाई किससे है? बॉटम पॉइंट से है। उसको मैं रेस्ट पे लाके रहूंगा, उसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। ओमेगा बढ़ाना है बढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन वेलोसिटी बढ़ानी है बढ़ाऊंगा, घटानी है घटाऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन वो होना चाहिए। तो फ्रिक्शन का कुछ काम फिक्स नहीं होता, स्पीड कमी करते जास्त करते काही करू शकते, पण त्याचं काम झालं पाहिजे। काम काय त्याचं? बॉटम वाल्या पॉइंटला रेस्ट बनाना है। समझ में आया? रोल ऑफ फ्रिक्शन। ये बहुत कॉम्प्लिकेट होगा रोल ऑफ फ्रिक्शन, तो आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने बेसिक केस देखा टायर का। किसका देखा? टायर का। अब हम एक नॉर्मल केस देखते हैं इस पेन का। मैंने पेन फेंका था ना ऐसे, इस पेन को अगर फेंका जाए ऐसे, क्या होगा? पेन या कोई बेसबॉल की बैट है मान लो, कुछ तो है। तो जैसे एक रॉड है अपने पास, इसका सेंटर यहाँ पे है। हमने इसको फेंक दिया और घुमा भी दिया। ये रॉड जो है ऐसे ओमेगा से घूम रहा था, और एट द सेम टाइम हमने इसके सेंटर को एक स्पीड भी दे दी v, एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल करेगा ना बेटा। लेकिन ओमेगा की वजह से उसका ओरिएंटेशन भी चेंज होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मान लो ऐसे कि वो यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच चुका है। तो यहाँ पहुंचने के बाद मान लो ये ऐसे हो गया है, मान लो कुछ भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे है, मतलब पैराबोलिक पाथ पे ही है। बट वो ओमेगा घूम के ऐसे हो चुका है, मतलब ये एंगल पे थीटा था ना, तो कितना घूमा देखो वो, ऐसे थीटा घूम गया उल्टा बैक साइड में, या पूरा ऐसे बोलो 360 प्लस थीटा घूम गया ऐसे, रहेगी नहीं 360 माइनस थीटा, सॉरी, ऐसे ही। तो बेसिकली होता क्या है, ये ऐसे घूमते घूमते आगे जाएगा ना, रहेगी नहीं। तो अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं टी टाइम के बाद, क्या निकालना है इसके? टी टाइम के बाद। तो टी टाइम के बाद सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालना हमें प्रोजेक्टाइल से आता है। किससे आता है? प्रोजेक्टाइल से। अपने पास वी है थीटा है, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। उसके बाद क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन। इसका पहला डायग्राम कैसा था देखो, पहला डायग्राम इसका ऐसे था ना, रॉड का। तो रॉड कितना हिला है? 360 माइनस थीटा, सॉरी थीटा ही देखो ध्यान से, 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, बरोबर 90 माइनस थीटा हिला है ना। तो हमें चाहिए मान लो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ए पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं, कोई और पॉइंट है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? पहले पहले ए पॉइंट यहाँ था ना भाई, विद रिस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास, बाद में यहाँ चला गया। अरे यार बोलो, तो कैसे निकालेंगे इसके बाद बोलो? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालेंगे पहले, और उसके रिस्पेक्ट में फिर ए पॉइंट पीछे आया आर थीटा से। समझ में आया क्या? आर थीटा से। तो हम लोग क्या करेंगे उसका, ऐसे कंपोनेंट लेंगे ना बेटा, ये वाला मतलब सेंटर ऑफ मास पहले क्या बोलते हैं, इस हाइट पे था ना, अब ऊपर गया थोड़ा सा। ये कितना हो जाएगा हाइट? ये तो आपको पता है L/2 है। तो L/2, ये कितना हो जाएगा फिर? L/2 साइन थीटा। तो यार देखो ना, तो L/2 साइन थीटा पे था वो पहले हाइट इसकी, सेंटर ऑफ मास से हाइट कितनी थी इसकी? L/2 साइन थीटा। अब कहाँ गया? एल पे। अब कहाँ गया? एल पे गया ना बेटा, वर्टिकल हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ चला गया ना। तो कितना ऊपर गया? एल माइनस एल, L/2 माइनस L/2 साइन थीटा, इतना ऊपर गया। तो वो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, पहले सेंटर ऑफ मास उसके बाद उसके आगे का। ऐसे हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नहीं आता है इतना टफ, लेकिन पॉइंट ये है कि वी ब्रेक डाउन द मोशन इनटू टू थिंग्स। सेंटर ऑफ मास का मोशन जो कि कभी कभी स्ट्रेट लाइन होगा, अभी के केस में था टायर वाले, कभी कभी क्या होगा? पैराबोला होगा। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वी ट्रीट ऑल द पार्टिकल्स टू बी मूविंग इन अ सर्कल। तो दो चीजें अलग अलग करके हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है सबको? इस तरह से ये कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो ये भी एक चीज है, इसको हमें देखना है। ठीक है। अब हम लोग इस सीटीआर के बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं। इस सीटीआर कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन वाली बॉडी का हम लोग ये कैसे निकालते हैं? मान लो एग्जांपल ये है अपना, अपने पास एक रॉड है ऐसी, सिंपल देता हूँ। ये रॉड का सेंटर ऑफ मास 20 स्पीड से जा रहा है, एट द सेम टाइम ये घूम भी रहा है, घूमते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे निकालना है इसका, मुझे निकालना है इसका काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ निकालता हूँ उसका, मास है एयरटेल वगैरह वगैरह, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। इसके पास दो प्रकार की काइनेटिक एनर्जी है, आगे बढ़ने की अलग और घूमने की अलग। समझ में आया? तो आगे बढ़ने की तो कितना लिख सकते हैं? सिंपल, हाफ एम वी स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास लिख। अबाउट सेंटर ऑफ मास ये क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? हाफ आई, आई कौन सा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ओमेगा स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अच्छा ये हो गया। अब जो है क्या होगा, वेलोसिटी निकालना सिखा दिया, एक्सेलरेशन निकालना सिखा दिया, मोमेंटम निकालना है मेरे को।
क्या निकालना है मेरे को इस बॉडी का? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर नहीं। कौन सा निकालना है? लीनियर मोमेंटम। बताओ क्या आएगा, कौन बताएगा? लिनियर मोमेंटम अख्ख्या बॉडीचं काढायचं म्हणजे प्रत्येकाचं लाईन नाही काढायचं, प्रत्येक पॉईंटचं सगळे ऍड करून टाकायचे ना, एक एक पॉइंट। पण मजे की बात क्या है, सेंटर ऑफ मास का कितना है mv, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट सब कट जाएगा, क्योंकि ये वाले पॉइंट इधर जा रहे हैं और ये वाले इधर आ रहे हैं। सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ मास के अबाउट, कट जाएगा वो सब, जितने आगे आएगा उतना पीछे ना। तो लिनियर मोमेंटम ऑफ सीटीआर बॉडी सिंपली mv। बाकी रोटेशन के कटने वाले हैं अपने आप, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो प्योर रोटेशन चल रहा है ना, अपने आप वो नमत्ते हो जाएगा सब, जितना आगे उतना पीछे वो सब कैंसिल हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सीटीआर बॉडी इज सिंपली mv, दैट्स इट। रोटेशन का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। क्लियर है बात सबको? काइनेटिक एनर्जी में कटता नहीं इसलिए ऐड हो गया देखो। बट मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला कितना सिंपल है, मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट गिव्स यू कंप्लीट लीनियर मोमेंटम। टोटल आ जाएगा सारा का सारा, एक एक को पकड़ के निकालो तो भी यही आएगा। अरे बोलो, उसके बाद क्या? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। एंगुलर मोमेंटम तो किसका होता है? ये तो बताया था मैंने आपको, ऑलरेडी हो चुका है ना। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास का सेपरेट एज अ पार्टिकल, और उसके बाद सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई ओमेगा, प्योर रोटेशन का। ये तो हमने कर ही लिया इसको, क्या समझ में आया? तो लीनियर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। देखो नोट, सीटीआर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखने का ये फॉर्मूला है और मोमेंटम लिखने का ये फॉर्मूला। लीनियर मोमेंटम लिखते वक्त एक ही टर्म आती है, मास इंटू सेंटर ऑफ मास की स्पीड। लीनियर मोमेंटम कटता है, बट काइनेटिक एनर्जी में सेंटर ऑफ मास की स्पीड हाफ एम वी स्क्वायर की एनर्जी प्लस आई ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी वो कटेगी नहीं। हो गया? कभी कभी बुक्स में ये भी फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, काय केलं म्हणून आईसीएम लगा दी एम के स्क्वायर, ये काय आठवत? रेडियस ऑफ गायरेशन, बस नया तरीका लिखने का अपन। इसमें क्या कॉमन निकलेगा, हाफ एम कॉमन निकलेगा ना, क्या बचेगा? वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिखेगा ना कॉमन। ये भी तरीका होता है कभी। और स्पेशल एक केस होता है, स्पेशल केस, वो आप देखने की जरूरत नहीं है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, देखो बस। उसमें आपको दिया होता है कि प्योर रोलिंग चल रही है, क्या चल रही है, और ग्राउंड रेस्ट पे है। प्योर रोलिंग चल रही है तो डायरेक्ट v इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ओमेगा आ जाएगा। v इक्वल टू क्या आ जाएगा, बॉटम वाला पॉइंट रेस्ट पे था, याद है क्या? उसकी कंडीशन क्या थी, v इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड आर ओमेगा इक्वल है ना, वही तो लिखा है। उस केस में यहाँ पे क्या आएगा, v स्क्वायर इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह आएगा ना बेटा, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो v स्क्वायर भी कॉमन निकला। यहाँ क्या बचा, वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कभी कभी प्योर रोलिंग पे, नोट लिख लो। प्योर रोलिंग चल रही है और ग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, रेस्ट पे है। फॉर्मूला क्या आ रहा है देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट पे वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ रहा है। हाफ एम वी स्क्वायर में कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है वो, क्योंकि दो दो एनर्जी आ रही है, सेंटर ऑफ मास की एनर्जी अलग और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन की अलग। तो प्योर रोलिंग के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बुक्स में होता है, इसलिए मैं दे रहा हूँ, वरना आप ऑन दी स्पॉट इसको निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सीटीआर बॉडी। बट कौन सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सीटीआर बॉडी, वो बॉडी क्या करनी चाहिए कंपलसरी, प्योर रोलिंग ऑन द ग्राउंड।
प्योर रोलिंग ऑन द स्टेशनरी ग्राउंड, तभी ये चलेगा। और ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, 90% क्वेश्चन इसी पे होते हैं, इतने मैं अलग से लिखवा के दे रहा हूँ। किसी को इच्छा नहीं है फॉर्मूला रटने की, तो आप ऐसे करो सिंपल, अपना हाफ एम इसको सेपरेट निकालो, हाफ आई ओमेगा से सेपरेट निकालो, दोनों को ऐड करके वही आता है अल्टीमेट। या तो डायरेक्ट यहाँ पर आप पीछे। तो काइनेटिक एनर्जी लिखना आपने सीख लिया, क्या बोलते हैं मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम लिखना आपने सीख लिया, एंगुलर मोमेंटम तो मैंने बता ही दिया था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालो, सेंटर ऑफ मास का सेपरेट निकालो, वगैरह वगैरह। तो अभी सीटीआर बॉडीज का हम लोग सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, टाइम हो गया है, बाकी हम कल चलते हैं। उसके पहले हम लोग समझेंगे कि रोल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है प्योर रोलिंग। मान लो कि ये टायर है, रास्ते के ऊपर चल रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। अब मैं बोल ही चुका हूँ प्योर रोलिंग कर रहा है मतलब बी इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब ये बॉटम वाला पॉइंट क्या है, रेस्ट पे है, टेम्पररी है कि नहीं। अभी बी पॉइंट बॉटम पे है, बाद में बी पॉइंट ऐसे इधर चला जाएगा ना घूमने के बाद, और ये बी डैश वाला उसकी जगह आ जाएगा। और जो भी घूम के नीचे आएगा वो टेम्पररी क्या महसूस करेगा, वो रेस्ट पे है। अरे बोलो, तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी। यहाँ क्या था, बी प्लस आर ओमेगा ना, तो माइनस होता है तो प्लस होता है ना यार, उसकी टू ही हो जाएगी फिर तो। समझ में आया क्या, ऐसे होगा। अच्छा एक और चीज, इस समय फ्रिक्शन कहाँ और कैसे लग रहा होगा, कौन बताएगा। इस समय फ्रिक्शन कहाँ और कैसे लग रहा होगा। इसका आंसर है, इसका आंसर है, नहीं लग रहा होगा कि लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा कि लग रहा होगा। तो इसका आंसर दोनों हो सकता है, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर कोई वस्तु रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन लगता है कि नहीं लगता है, दोनों हो सकता है। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, दोनों हो सकता है। अगर उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है वस्तु के ऊपर, तो फ्रिक्शन भी जीरो है। अगर नेट फोर्स है फिर भी वो रेस्ट पे है, फ्रिक्शन हो सकता है। याद आया कुछ। तो हो सकता है ना, इसके मैंने तो वेलोसिटी डायग्राम दिखाया है, तो फोर्स के बारे में कुछ बोला नहीं है मैंने। हो सकता है इसको कोई खींच रहा हो ऐसे, टेंशन टी लगा के रस्सी से खींच रहा हो ऐसे कोई, हो सकता है ना। तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा, सॉरी इसका वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे अपने कंडीशन क्या मैच करनी है, बी इक्वल टू आर ओमेगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर टेंशन लगा दिया तुमने, टेंशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी। अरे यार बोलो, तो वेलोसिटी को अगर बढ़ रहा है तो आर तो कांस्टेंट है, ओमेगा को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। बट ये टेंशन ओमेगा को नहीं बढ़ा सकता, बताओ क्यों, क्योंकि सेंटर पे लग रहा है, उसका टॉर्क नहीं आएगा, टॉर्क की वजह से ओमेगा नहीं बढ़ेगा। फ्रिक्शन को आना ही पड़ेगा, ओमेगा को बढ़ा। क्योंकि फ्रिक्शन क्या बोलेगा, अगर मैं नहीं आया साला तो बी इक्वल टू आर ओमेगा मैच नहीं होगा, तो मेरा फालतू में काम पड़ जाएगा। तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं आऊंगा ना, इसलिए आऊंगा कि ओमेगा को इसके बराबर मैच कर सकूं। तो प्योर रोलिंग चल रही है फिर भी फ्रिक्शन लग रहा है। ये फ्रिक्शन कौन से नेचर का होगा, स्टैटिक की काइनेटिक। स्टैटिक, क्योंकि पॉइंट रेस्ट पे है ना, मुझे तो आ रहा है वो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है प्योर रोलिंग में, सब लोग याद रखना। या तो प्योर रोलिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा, या तो लगेगा तो कौन सा लगेगा, स्टैटिक लगेगा। सबको क्लैरिटी है। और वैसा क्यों कर रहा है फ्रिक्शन, वैसा पागलपन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका अल्टीमेट एम क्या है, बॉटम वाले पॉइंट को हिलने नहीं दूंगा। मेरे को आना पड़े नहीं आना पड़े, मैं आके रहूंगा। ओमेगा बढ़ाने के लिए आना है तो आऊंगा, लेकिन बॉटम वाला पॉइंट नहीं हिलने दूंगा। यही तो फ्रिक्शन का काम है, सेल्फ एडजस्टिंग टू सर्व द पर्पज ऑफ सीजिंग द रिलेटिव मोशन। क्लियर है सबको। तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट आप लिखोगे आप लोग, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन जीरो होता है अगर नेट फोर्स भी बाहर क्या हो, जीरो हो। अगर नेट फोर्स है बॉडी के ऊपर तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगता है। अपनी भाषा में लिखो, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन जीरो लगता है अगर नेट फोर्स बॉडी के ऊपर एनीवे जीरो हो। बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो तो प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन कितना लगता है, जीरो लगता है। अब इस बात को अच्छे से समझो कि मैं बोल रहा हूँ नेट फोर्स क्या है, जीरो है, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी क्या सेंटर ऑफ मास की, नहीं होगी ना, नेट फोर्स जीरो है ना यार, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ना। इसलिए ओमेगा को चेंज होने की जरूरत है क्या, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा ऑलरेडी हो चुका है ना प्योर रोलिंग में। ओमेगा को चेंज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन नहीं आएगा। ये लिखा आपने। दूसरा केस, प्योर रोलिंग में अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स है, जल्दी लिखो, प्योर रोलिंग में अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स है, प्योर रोलिंग में बॉडी के ऊपर अगर क्या है, नेट फोर्स है, तो क्या हो सकता है आगे बोलो।
तो फ्रिक्शन को कंपलसरी आना पड़ेगा क्या? नहीं। बताइए क्यों, कोई बताइए, थोड़ा सटल है थोड़ा। मैं बोल रहा हूँ नेट फोर्स भी है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर फ्रिक्शन नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, वही फोर्स शायद ओमेगा को बढ़ा रहा हो, मतलब हमने पहले फोर्स जो लगाया था वो इधर लगाओ ना ऐसे। अब ये फोर्स वेलोसिटी को बढ़ाएगा और यही ओमेगा भी ला सकता है। टॉर्क वाला फोर्स है, नहीं सेंटर पे नहीं लग रहा, कहीं और लग रहा है। तो फ्रिक्शन की अगर जरूरत होगी तो आएगा, नहीं होगी तो बोलेगा ठीक है मेरे हो। तो इस वाले पॉइंट पे क्या लिखना है, हमने क्या लिखा अभी, पहली लाइन क्या लिखी, अगर क्या लिखा हमने पहली लाइन, प्योर रोलिंग में अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स है तो फ्रिक्शन आ सकता है, कंपलसरी नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो आएगा। सेल्फ एडजस्टिंग है भाई, उसको फिजिक्स आती है फ्रिक्शन को। तो फ्रिक्शन आ सकता है, और अगर आया तो कौन से नेचर का होगा वो, स्टैटिक नेचर का, क्योंकि हमने बोल ही दिया है क्या चल रही है, प्योर रोलिंग, मतलब बॉटम वाला पॉइंट हिल नहीं सकता। बॉटम वाला पॉइंट हिल नहीं सकता तो घासाघासी होगी नहीं, मतलब कौन सा फ्रिक्शन होगा पक्का, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अगर प्योर रोलिंग डिस्टर्ब हो गई, अगर प्योर रोलिंग क्या हो गई, डिस्टर्ब, तो बॉटम वाला पॉइंट घिसेगा। बॉटम वाला पॉइंट घिसेगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक, वो कब आएगा, लेकिन अगर प्योर रोलिंग नहीं हो रही तो हम तो दोनों पॉइंट लिखे इस तरह से है कि हमने पहले अज्यूम कर लिया क्या हो रही है, प्योर रोलिंग, तो पक्का स्टैटिक फ्रिक्शन ही आएगा अगर आएगा तो। समझ में आया? ये फ्रिक्शन का रोल है, बाकी हम कल करते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट आज लगभग सारे देख लिए हैं। कल हम सीधा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे।